जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना 107वीं वीडियो बनाकर इसके 179 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से संबंधित नियमों का विवरण देता है। यह बताता है कि यदि कोई सदस्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि सभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि भंग होने के बाद पहली बैठक नहीं होती। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान का ये है अनुच्छेद 179, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों का खाली होना और इस्तीफा देना और उनसे हटाया जाना। विधानसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद संभालने वाला सदस्य अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद छोड़ देगा। किसी भी समय अगर वह सदस्य स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर को, और अगर वह सदस्य डिप्टी स्पीकर है तो स्पीकर को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखकर अपना पद छोड़ सकता है और असेंबली के सभी सदस्यों की बहुमत से पास किए गए असेंबली के प्रस्ताव से अपने पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि क्लॉज सी के मकसद के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक प्रस्ताव लाने के इरादे के बारे में कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। इसके अलावा जब भी असेंबली भंग होती है तो स्पीकर भंग होने के बाद असेंबली की पहली मीटिंग से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा। किसी भी विधानसभा की कार्यवाही को देखिए, वो एक बहुत ही सधे हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह लगती है और उस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर होते हैं स्पीकर। वही हैं जो सदन के नियम तय करते हैं, बहस को दिशा देते हैं। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल कुर्सी है। पर कभी सोचा है कि ये पावरफुल कुर्सी खाली कैसे होती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन तयशुदा नियमों और प्रक्रियाओं को समझेंगे जो ये तय करती हैं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल आखिर कब और कैसे खत्म होता है। तो अगर किसी स्पीकर को पद छोड़ना हो तो इसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, इसके लिए 3 एकदम साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। ये 3 हालात हैं। पहला, अगर उनकी विधानसभा की सदस्यता ही चली जाए। दूसरा, वो खुद लिखकर इस्तीफा दे दें। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, जब पूरा सदन मिलकर उन्हें हटाने का संकल्प पास कर दे। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये वाला नियम सबसे सीधा और सिंपल है। देखिए, स्पीकर बनने की पहली और सबसे जरूरी शर्त ही यही है कि वो विधानसभा का सदस्य हो। अगर किसी भी वजह से किसी की मेंबरशिप खत्म होती है तो स्पीकर का पद भी ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है। इसके लिए कोई वोटिंग या बहस की जरूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका है अपनी मर्जी से पद छोड़ देना। अगर स्पीकर को लगता है कि उन्हें अब इस पद पर नहीं रहना तो वो बस एक लिखित इस्तीफा दे सकते हैं। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को। यह सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का तरीका है। और अब आते हैं सबसे पेचीदा तरीके पर। यह वो स्थिति है जब सदन यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा खुद अपने स्पीकर को हटाने का फैसला करती है। यह किसी एक इंसान का फैसला नहीं होता, बल्कि यह पूरे सदन की सामूहिक इच्छा होती है। तो सवाल यह है कि किसी स्पीकर को हटाने का ये जो प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है? इसके नियम बहुत साफ हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द का बड़ा मतलब है। यहां पर इस एक लाइन पर खास ध्यान देना होगा, विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका जो असली मतलब है वो इसे बहुत मुश्किल बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विधानसभा में कुल 100 सदस्य हैं, तो स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए कम से कम 51 वोटों की जरूरत होगी, चाहे उस दिन वोटिंग के समय सदन में सिर्फ 70 लोग ही क्यों ना मौजूद हों। मतलब ये सिर्फ मौजूद लोगों का बहुमत नहीं, बल्कि सदन की कुल ताकत का बहुमत होना चाहिए। ये बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है।
इस पूरी प्रक्रिया में एक नंबर बहुत ही अहमियत रखता है, और वो है 14। अब देखते हैं कि ये नंबर इतना जरूरी क्यों है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सदस्य अचानक से खड़े होकर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकता। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले एक फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है। ये 14 दिन का वक्त इसलिए दिया जाता है ताकि स्पीकर को अपना पक्ष रखने का मौका मिले और बाकी सदस्यों को भी इस गंभीर मुद्दे पर सोचने समझने का पूरा समय मिले। तो हमने पद से हटने के 3 तरीके तो देख लिए, लेकिन एक और बहुत ही हैरान करने वाला नियम है। ये तब लागू होता है जब पूरी की पूरी विधानसभा ही भंग हो जाती है। अब यहाँ एक पेंच है। देखिए, जब विधानसभा भंग होती है तो सभी एमएलएस की सदस्यता खत्म हो जाती है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि स्पीकर की सदस्यता भी खत्म, तो उनकी कुर्सी भी खाली हो जानी चाहिए, है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा होता नहीं है। इस नियम को कहते हैं निरंतरता का नियम या कॉन्टिन्यूटी क्लॉज। इसके पीछे की वजह बहुत सिंपल है। ये सुनिश्चित करना कि संस्था कभी भी बिना मुखिया के ना रहे। जब पुरानी विधानसभा खत्म हो जाती है और नई विधानसभा की पहली बैठक होती है, उसके बीच के वक्त में स्पीकर एक केयर टेकर की तरह काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है। बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, ये दरअसल हमारे गवर्नेंस के लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम क्या करता है? ये इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी यानी संस्था को एक स्थिरता देता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन ना पैदा हो। और सबसे जरूरी बात, ये एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे सदन के सामूहिक अधिकार के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। स्पीकर खुद सदन के नियमों के संरक्षक होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि उनके पद के लिए क्या नियम और सुरक्षा प्रणालियां हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि जो नियमों के रखवाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले ये नियम खुद कितने मजबूत हैं। नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे पद के बारे में है जो जितना शक्तिशाली है उतना ही कह सकते हैं सुरक्षित भी। हम बात कर रहे हैं विधानसभा के स्पीकर की। ये किसी भी विधानसभा का मतलब केंद्र बिंदु होते हैं। पर हम अक्सर ये नहीं सोचते कि इस पद को संभालने वाला व्यक्ति इसे छोड़ता कैसे है। तो आज हम यही पता लगाएंगे। हमारे पास है संविधान का अनुच्छेद 179 और हम इसे एक पहेली की तरह देखने वाले हैं कि संविधान की वो कौन सी ढाल है जो इस पद को राजनीतिक उठापटक से बचाती है, और वो कौन सी 3 चाबियां हैं जो इस पद का ताला खोल सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये जो नियम है ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये शक्ति, स्थिरता और जवाबदेही के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। आप देखेंगे कि हर शब्द, हर शर्त के पीछे एक गहरा संवैधानिक तर्क छिपा है। पहली चाबी से ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद का पहला हिस्सा कहता है कि अगर कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहता तो उसे अपना पद खाली करना होगा। ये सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये अपने आप हो जाता है या इसके लिए भी कोई प्रक्रिया होती है? नहीं, ये एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और यही इसकी खूबसूरती है। जिस पल, जिस क्षण किसी व्यक्ति की सदन की सदस्यता खत्म होती है, उसी क्षण स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तौर पर उनका अधिकार भी खत्म हो जाता है। इसके लिए किसी अलग से आदेश या प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। इसे हम प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धांत कहते हैं। आपका पद आपकी सदस्यता से जुड़ा है। अगर सदस्यता नहीं तो पद भी नहीं। अच्छा, और ये सदस्यता किन वजहों से जा सकती है? मतलब चुनाव हारने के अलावा? कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि अदालत उनके चुनाव को ही रद्द कर दे, या फिर वे खुद ही अपनी सीट से इस्तीफा दे दें। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है, स्पीकर का पद तुरंत खाली हो जाता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक संवैधानिक फेल सेफ मैकेनिज्म है। ये पक्का करता है कि सदन का नेतृत्व हमेशा उसी व्यक्ति के हाथ में रहे जिसे सदन का सदस्य होने का जनादेश मिला है। ठीक है, तो ये पहली चाबी हुई सदस्यता का अंत। एक तरह से ये एक ऑटोमेटिक चाबी है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से मतलब स्वेच्छा से पद छोड़ना चाहे तो
क्या प्रक्रिया उतनी ही सीधी है? अनुच्छेद कहता है कि स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को। ये एक दूसरे को इस्तीफा सौंपने की प्रक्रिया क्यों? वे राज्यपाल को, जो राज्य के प्रमुख हैं, उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये सवाल ये इस पूरे अनुच्छेद के दिल में जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये विधायिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के प्रति नहीं बल्कि सदन यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो अपना इस्तीफा सदन के ही दूसरे पदाधिकारी को सौंपकर वे इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि विधायिका अपने अंदरूनी मामलों को संभालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसमें किसी बाहरी शक्ति जैसे राज्यपाल या मुख्यमंत्री का कोई दखल नहीं होता। तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, ये तो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक और बहुत व्यावहारिक पहलू भी है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि पद कभी भी एक पल के लिए भी नेतृत्वहीन ना हो। जरा सोचिए, जिस पल स्पीकर इस्तीफा देते हैं, डिप्टी स्पीकर संस्था के प्रमुख के रूप में मौजूद होते हैं, और अगर डिप्टी स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर मौजूद हैं। ये एक तत्काल उत्तराधिकारी की योजना है, एक इमीडिएट सक्सेशन प्लान, जो किसी भी तरह के नेतृत्व शून्य को पैदा होने से रोकती है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है बल्कि संस्था की निरंतरता के लिए भी जरूरी है। तो दो चाबियां हो गई, सदस्यता का खत्म होना और स्वेच्छा से त्यागपत्र देना। अब हम आते हैं तीसरी और सबसे नाटकीय चाबी पर, पद से हटाया जाना। और यहीं पर संविधान की वो ढाल सामने आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, क्योंकि किसी स्पीकर को हटाना आसान नहीं बनाया गया है और इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। स्पीकर को निष्पक्ष माना जाता है ना। हाँ। अगर उन्हें साधारण बहुमत से मतलब किसी भी दिन बस कुछ सदस्यों की उपस्थिति में हटाया जा सके तो कोई भी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्पीकर को अस्थिर कर सकती है। इससे तो पद की गरिमा ही खत्म हो जाएगी। और इसी को रोकने के लिए अनुच्छेद में एक खास तरह के बहुमत का जिक्र है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत। ये उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से कैसे अलग है? ये अंतर सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन ये अंतर जमीन आसमान का है। चलिए इसे काल्पनिक स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए एक राज्य की विधानसभा में 243 सीटें हैं, जैसे बिहार में। हाँ। अब किसी वजह से 3 सदस्यों का निधन हो गया है और 10 सदस्यों ने किसी और वजह से इस्तीफा दे गया, तो सदन में 13 सीटें खाली हैं। इसका मतलब हुआ कि तत्कालीन समस्त सदस्य यानी ऑल द देन मेंबर्स की संख्या हुई 243 में से 13 गए तो 230। ठीक है, तो गिनती 243 से नहीं 230 से शुरू होगी। एकदम सही। अब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको 330 का बहुमत चाहिए, यानी कम से कम 116 सदस्यों का हाँ वोट। अब मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन सदन में सिर्फ 200 सदस्य ही मौजूद हैं। अगर साधारण बहुमत का नियम होता तो 200 में से 101 वोट ही काफी होते, लेकिन यहां आपको 116 वोट चाहिए ही चाहिए, भले ही सदन में कितने भी सदस्य मौजूद हों। इसका मतलब ये हुआ कि जो सदस्य वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं या अनुपस्थित हैं, वे एक तरह से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव के खिलाफ ही गिने जा रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत ऊंचा मानक है। बिल्कुल, यही इसकी ढाल है। ये सुनिश्चित करता है कि फैसला सदन की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाए, ना कि किसी एक दिन की राजनीतिक तिकड़म या कम उपस्थिति का नतीजा हो। ये स्पीकर को एक तरह की सुरक्षा देता है ताकि वे बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। और इस ढाल पर एक और परत है, 14 दिन के पूर्व नोटिस की शर्त। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। मैं समझ सकती हूँ कि ये किसी भी तरह के सरप्राइज अटैक को रोकता है। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को लागू करता है। पहला सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। तो ये 14 दिन का समय स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये मौका देता है कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों को समझें, अपना बचाव तैयार करें और सदन के सामने अपना पक्ष रखें। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि बचाव का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या ये 14 दिन का नोटिस पीरियड स्पीकर को राजनीतिक जोड़ तोड़ करने, सदस्यों को अपने पक्ष में करने या दबाव बनाने का मौका नहीं देता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और राजनीति में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान निर्माताओं ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका से ज्यादा महत्व दिया।
उनका मानना था कि एक व्यक्ति को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए हटा देना ज्यादा बड़ा अन्याय है। साथ ही ये 14 दिन का समय सिर्फ स्पीकर के लिए नहीं है, ये बाकी सदस्यों के लिए भी है। वो कैसे? ये उन्हें इस गंभीर मुद्दे पर ठंडे दिमाग से सोचने का मौका देता है। वे भावनाओं में बहकर या पार्टी लाइन पर तुरंत फैसला लेने के बजाय दोनों पक्षों को सुन सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ये 14 दिन का समय एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड है, जो प्रक्रिया में गंभीरता और परिपक्वता लाता है। आप बस सुबह उठकर यह तय नहीं कर सकते कि चलो आज स्पीकर को हटाते हैं। ये एक सोची समझी और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पद का ताला खोलने वाली तीनों चाबियों को समझ लिया, लेकिन अब इस अनुच्छेद के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता रहा है। एक परंतुक मतलब प्रोवाइजो कहता है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तब भी स्पीकर अपना पद खाली नहीं करेंगे। वे नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहेंगे। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। जब सदन ही नहीं है, सदस्य घर जा चुके हैं, तो स्पीकर किस बात के स्पीकर? ये तो ऐसा हुआ कि टीम भंग हो गई पर कप्तान अब भी ड्रेसिंग रूम में बैठा है। इसका क्या तर्क है? ये पहली नजर में विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये हमारे संवैधानिक ढांचे की सबसे गहरी और दूरदर्शी व्यवस्थाओं में से एक है। इसे समझने के लिए हमें स्पीकर की भूमिका को सिर्फ सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने तक सीमित नहीं देखना होगा। स्पीकर पूरे विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। अच्छा, तो उनका एक प्रशासनिक रोल भी है जो सदन के सत्र में न होने पर भी जारी रहता है। हाँ, और बहुत बड़ा प्रशासनिक रोल। जब विधानसभा भंग होती है तो चुने हुए सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन विधानसभा एक संस्था के रूप में जीवित रहती है। उसका सचिवालय, उसके कर्मचारी, उसकी फाइलें सब काम करते रहते हैं। चुनाव के बाद नई विधानसभा के गठन की तैयारी करनी होती है, नए सदस्यों के स्वागत की व्यवस्था करनी होती है। इन सब के लिए एक प्रशासनिक और संवैधानिक प्रमुख का होना जरूरी है। अगर स्पीकर भी सदन भंग होते ही चले जाएं तो एक संवैधानिक शून्य, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा हो जाएगा। तो स्पीकर उस शून्य को भरने के लिए मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, वे उस संस्था के संरक्षक, कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि एक विधानसभा के खत्म होने और दूसरी के शुरू होने के बीच संस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे। आपकी कप्तान वाली उपमा बहुत अच्छी थी। कप्तान तब तक जहाज नहीं छोड़ता जब तक नया कप्तान आकर जिम्मेदारी ना संभाल ले, भले ही जहाज कुछ समय के लिए बंदरगाह पर खड़ा हो। स्पीकर भी ठीक यही भूमिका निभाते हैं। मैं इसका प्रशासनिक महत्व तो समझ गई, लेकिन यहाँ मैं एक और मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगी। क्या इस व्यवस्था का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है? मान लीजिए एक स्पीकर पार्टी ए से है जिसकी सरकार चुनाव हार गई है। अब पार्टी बी बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आई है। तो क्या पार्टी ए का स्पीकर, जो नई सभा की पहली बैठक तक पद पर बना हुआ है, किसी भी तरह से प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? यह एक उत्कृष्ट और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सैद्धांतिक रूप से इस अंतरिम अवधि में स्पीकर की शक्तियां काफी हद तक प्रशासनिक और कार्यवाहक होती हैं। कस्टोडियल, वे कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। लेकिन यह सच है कि पहली बैठक की अध्यक्षता तो प्रोटेम स्पीकर करते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हालांकि उस बिंदु तक संस्था का प्रमुख पुराना स्पीकर ही होता है। यहां पर संवैधानिक परंपरा और व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी नियमों से ज्यादा परंपरा पे भरोसा किया जाता है? हाँ, परंपरा यह है कि इस लेमडक अवधि में स्पीकर पूरी तरह से निष्पक्ष और गैर राजनीतिक भूमिका निभाएगा। वे सिर्फ संस्था के एक केयरटेकर की तरह काम करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि अगर कोई स्पीकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहे तो वो कुछ हद तक भ्रम या देरी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा संवैधानिक ढांचा ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस पर बना है जहां ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा और इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अंततः ये नियम संस्था की निरंतरता के फायदे के लिए बनाया गया है और इसका फायदा इसके संभावित खतरे से कहीं ज्यादा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने स्पीकर के पद की उस संवैधानिक ढाल को देखा जिसे हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत और 14 दिन के नोटिस जैसी मजबूत शर्तों की जरूरत है। बिल्कुल, और हमने उस ताले को खोलने वाली 3 चाबियों को भी परखा। पहली, सदस्यता का समाप्त होना। दूसरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बीच इस्तीफे का आदान प्रदान जो विधायिका की स्वायत्ता को दिखाता है। और तीसरी, एक कठिन और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जाना। और सबसे अनोखी बात, हमने निरंतरता के उस सिद्धांत को समझा जो ये सुनिश्चित करता है कि विधानसभा भंग होने पर भी संस्था कभी नेतृत्वहीन न हो।
ये एक ऐसा नियम है जो पहली नज़र में अजीब लगता है, पर लोकतंत्र की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। अंत में ये सब सिर्फ नियम कानून का ब्यौरा नहीं है, ये लोकतंत्र के डिजाइन की खूबसूरती को दिखाता है, जहां बहुमत की ताकत को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, व्यक्तिगत अधिकारों और संस्थागत निरंतरता के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया गया है। हर नियम के पीछे एक गहरा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और स्थिरता को बनाए रखना। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि ये नियम स्पीकर के पद की रक्षा के लिए कितने मजबूती से बनाए गए हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर की अत्यधिक पक्षपातपूर्ण राजनीति में ये नियम असल में कितना उस व्यक्ति की व्यक्तिगत ईमानदारी और निष्ठा पर निर्भर करते हैं, ताकि वे अपनी असली भावना में काम कर सकें। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।